हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसआर क्लासेस के अंदर। आज हम कक्षा 12 का इतिहास शुरू करेंगे। बहुत मजेदार इतिहास है कक्षा 12 का और बहुत ही सरल इतिहास है। और आज हम कक्षा 12 के इतिहास का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करना मैं ऐसा बोल सकते हैं कि बस उस पार्ट की जड़ों तक जा रहे हैं कि वो जो पार्ट जहां से शुरू हो रहा है एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उससे पहले का इतिहास क्या है, वो हम अभी जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो भी इतिहास संबंधित जो भी वीडियोस हैं वो इस चैनल पर आते रहेंगे। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इतिहास जो है उसके शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं स्टार्टिंग में अपन। देखिए, इतिहास जो है उसको अगर हम तोड़ें तो बनता है इति प्लस ह प्लस आस, जिसका अर्थ होता है यह निश्चित था। जिसका अर्थ होता है यह निश्चित था। अगर मेरी माने तो इतिहास जो भी है पूरा वो एक शायद शब्द पर टिका हुआ। कौन से शब्द पर? शायद पर। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चाहे सल्तनत काल है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे मुगल काल है, ठीक है, या आपका पाषाण काल है, उसके अंतर्गत हम देखें तो कोई 100% या 100% सत्य बोल सकता है कि भाई हां ऐसा हुआ ही था? नहीं, हम क्या बोलेंगे? शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो शायद शब्द पर टिका हुआ है, क्योंकि हमें जो भी इतिहास जो पढ़ने को मिलता है वो हमें साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिलता है। हमने वो खुद की आंखों से देखा नहीं है, तो हम 100% नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ ही था। चलिए बात करते हैं इतिहास की परिभाषा की। इतिहास की परिभाषा क्या होती है? तो मानव के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बात करें अपन इतिहास के काल की। इतिहास को 3 कालों में, मुख्यतः 3 कालों के अंदर बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि जिस इतिहास के हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोत ना मिले, यानी कि ना हमें कोई भी साक्ष्य ना मिला हो, उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल में, यानी कि ना तो हमें वहां की कोई वस्तु मिली है, ना ही उस समय का कुछ लिखा हुआ मिला है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में डालेंगे। जैसे पाषाण काल, यानी कि जब आदि मानव और रहते थे उस समय, स्टोन एज, जो हथियार जो है जो पत्थर के हुआ करते थे जिस समय पर, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। बाद में आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वो है जिनके पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त है हमें, लेकिन उनमें जो साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्यिक साक्ष्य जो हमें मिले हैं उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल में गिनते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल सकते हैं। ये आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो लिपि है, जिसको हम बोलते हैं सैंधव लिपि, जो कि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें जो है वो क्लियर करेंगे। इसकी जो लिपि है सैंधव लिपि, जो कि सर्पिलाकार आकृति में लिखी जाती है, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। कई विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की है लेकिन नाकामयाब रहे हैं। अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में गिना गया। तीसरी श्रेणी में आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में
वो आ जाते हैं जिस इतिहास के हमारे पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, और साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ भी सकते हैं, वो हमारे आ जाते हैं ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हमें वैदिक काल, महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या सल्तनत काल, मुगल काल, ठीक है, ये सारी के सारे जो इतिहास है वो हमें लिखित में साक्ष्य मिलते हैं और वो हम पढ़ भी सकते हैं, इसलिए वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक काल भी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है, मध्य काल भी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बात करते हैं सभ्यता। देखिए सभ्यता क्या होती है, सबसे पहले बात आती है सभ्यता क्या होती है, तो सभ्य लोग जहां पर रहते हैं वो सभ्यता कहलाती है। जहां पर सभ्य लोग रहते हैं उसको सभ्यता कहते हैं। अच्छा, तो सभ्य लोग कौन होते हैं? सभ्य लोग वो होते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो उसको ना तो खाने का कोई ढंग है, ना पीने का कोई ढंग है, ना पहनने का कोई ढंग है, घर भी नहीं है, बाहर रहता है, कीचड़ में रहता है, मतलब कि गंदगी में रहता है, कुछ भी खा लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो असभ्य है। क्या बोलेंगे? असभ्य है। कभी कभार हम बोलते हैं ना कि यार आदमी है या जानवर है, तो वो जानवर शब्द हम जो यूज में लेते हैं वो असभ्य के लिए हम लेते हैं, जानवर असभ्य होते हैं। उसी तरीके से इंसान एक समय ऐसा भी था जब असभ्य थे, पाषाण काल में। उसके बाद धीरे धीरे जो आदमी मानव जो है वो सभ्य होने लगा, घर बनाने लगा, आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, इस तरीके से धीरे धीरे शहर बन गए, सड़कें बनाने लग गए, तो उस जगह को हम सभ्यता कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सभ्यता किसे कहते हैं। विश्व की जो सबसे पहली सभ्यता थी, अच्छा इससे पहले मैं आपको सभ्यता से पहले बता दूं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई थी। मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो 2 से 3 लाख वर्ष पहले हुई थी, और अफ्रीका के अंदर हुई थी। कई लोग कहते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में हुई थी, कई लोग बोलते हैं उत्तरी अफ्रीका में हुई थी, लेकिन सबसे पुराने साक्ष्य जो खोजे गए हैं 3 लाख वर्ष पुराने, वो अपने उत्तरी अफ्रीका के खोजे गए हैं। तो उत्तरी अफ्रीका के अंदर जो है सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। विश्व की जो पहली सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया थी। कौन सी थी? मेसोपोटामिया, जो इराक के अंदर है। वर्तमान में जो इराक है उस जगह पर मेसोपोटामिया था। और भारत की अगर सबसे पहली सभ्यता की बात करें तो वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, और इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्यों ये 3 नाम कैसे हैं? जब हमें सबसे पहले खोज की थी किसकी? इस सभ्यता की, तो बता दूं 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, और सबसे पहला जो शहर खोजा गया वो था हड़प्पा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। बहुत अच्छा शहर है, बस गलत जगह पर चला गया, ठीक है। तो खोजा गया जो पहला शहर था वो हड़प्पा था, और खोजा गया जो दूसरा शहर था वो था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज की थी, जिसका उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी ने। और ये जो खोज हुई थी तब हमने देखा कि जो शहर जो हमें मिले हैं वो रावी नदी के तट पर है। रावी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, हमने भूगोल में पढ़ा था, कक्षा 10 में पढ़ा था। तो रावी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये रावी नदी के पास में थे, यानी कि सिंधु नदी के पास में थे, तो इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। फिर जैसे जैसे हमें और शहर मिलते गए, कालीबंगा जैसा मिला हमें, सरस्वती नदी के किनारे था, उस समय सरस्वती नदी बहती थी, अब कहते हैं कि वो लुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी के किनारे बहती थी,
और उसका नाम जो है, जब उनको सिंधु के पास भी शहर मिले और सरस्वती के पास भी शहर मिले तो उन्होंने नाम सिंधु घाटी सभ्यता की जगह सिंधु सरस्वती सभ्यता लेना शुरू कर दिया। फिर देखा गया कि अफगानिस्तान के अंदर भी हमें शहर मिले हैं और हमें जो है भारत के अन्य जगहों पर भी मिले हैं जहां पर नदियां नहीं है। तब हमने सोचा कि ना तो सिंधु घाटी सभ्यता और ना ही सिंधु सरस्वती सभ्यता, हम नाम रखेंगे जिसकी सबसे पहले खोज हुई है उसके नाम पर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। किस प्रकार हमें पता चलता है कि हमने जितने भी शहर जो खोजे थे वो इस हड़प्पा सभ्यता के ही थे। देखिए, इसलिए हमें पता चलता है कि हमें हर जगह पर जो चीज समानताएं मिलती है उन समानताओं के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा शहर कौन सी सभ्यता से था। आपका मानना होगा कि हो सकता है कि कोई शहर दूसरी सभ्यता का हो, लेकिन वहां पर हमें इतनी समानताएं नहीं मिलेगी। चलिए थोड़ी बहुत समानता मिल जाए, लेकिन एक ही तरीके की लिपि होना, ठीक है, एक ही तरीके का खान पान होना, हर चीज सेम जो है एक ही सभ्यता की हो सकती है। हम इस पाठ के अंदर जो कल हम पूर्ण रूप से इस पाठ को शुरू करेंगे और इस पाठ के अंदर की मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से निर्वाह करते थे, वहां के शहर कैसे थे, दुर्ग शहर, निचला शहर, वहां की नालियां, विशाल स्नानागार, सड़कें, इन और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला था उसके बारे में, ठीक है, वहां की जो मापन पद्धति थी, बाट और जो होते थे उनके बारे में, ठीक है, हड़प्पा के बारे में और वहां के बाजार के बारे में, ये सब चर्चाएं हम करेंगे। और अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार नष्ट हुई थी या किस प्रकार लुप्त हुई थी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल जो है हम, यानी कि अगला पार्ट जो इस चैप्टर का आएगा उसके अंदर हम पूर्ण रूप से इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। और ये 4 या 5 पार्ट में फिक्स मैं बता नहीं सकता, कम से कम 4 पार्ट के अंदर ये जो है आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। और जो इस साल का जो ब्लूप्रिंट आया है उसके हिसाब से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से एक, ठीक है, जो कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं आरबीएससी वालों के। तो हाफ ईयरली के बाद जो फाइनल है 2 महीने के बाद, तो मैं उनके लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो है वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। जरूरी नहीं है कि 12th का क्लास का ही हो, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।